हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 6 का कल का साइंस का एग्जाम का पेपर होने वाला है, वहाँ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये जो बताने वाला हूँ ये एनफ होगा कल के एग्जाम के लिए। बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और बने रहना है एक एक क्वेश्चन को समझने के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 का छाया परावर्तन से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, छाया क्या है। ठीक है, तो छाया क्या है? छाया वह काली आकृति होती है जो वस्तु के प्रकाश के रास्ते में आने से बनती है। जब कोई वस्तु प्रकाश के स्रोत के बीच में आ जाती है तो उस वस्तु से नहीं गुजर पाते तो उसको एक काली छाया बन जाती है। जैसे कोई भी परछाई होती है, हम चलते हैं तो उस पर रोशनी पड़ती है, उसके बैक साइड में परछाई बनती है। ठीक है, इसके अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं छाया। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया, शैडो बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। छाया के आकार और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो छाया के आकार और दिशा पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे रीड कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रक्रिया की किरण से, ठीक है, चिकनी सतह पर टकराकर वापस लौट आती है। उदाहरण के लिए जैसे दर्पण में दिखाई देने वाली छवि, इसको परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, दर्पण में छवि की विशेषताएं क्या होती है। तो ये विशेषताएं आपको सभी की सभी रीड कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, परावर्तन के नियम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, 2 से 3 मार्क्स का। तो ये परावर्तन के नियम दे रखे हैं दो। ठीक है, अच्छे से रीड करना है इसको। इसी के साथ 6 क्वेश्चन, सूर्य की छाया क्यों बदलती है। तो सूर्य की छाया क्यों बदलती है, आप इजी क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं। इसी के साथ 7 क्वेश्चन है, दर्पण में दिखाई देने वाली छवि वास्तविक होती है या काल्पनिक। ठीक है, तो दिखाई देने वाली ये काल्पनिक होती है, कोई वास्तविक नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि परावर्तन द्वारा उत्पन्न होती है और असल में कोई वस्तु उस स्थान पर नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है, छायाएं कैसे बनती है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु के सामने एक प्रकाश स्रोत होता है और वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो उस वस्तु के पीछे अंधेरा या छाया बन जाती है। ठीक है, ये छाया तब बनती है जब प्रकाश उस वस्तु से नहीं गुजर पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैप्टर है अपना पौधों को जानिए। ठीक है, तो इससे हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे क्या होते हैं। तो पौधे जीवित जीवों का एक समूह होता है जो पृथ्वी पर उगते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और वातावरण से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना सूर्य से लेके और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो हम लेते हैं। ठीक है, इन्हीं को पौधे बोलते हैं। अब पौधे के अंग कौन कौन से होते हैं तो आपको पता ही है, जड़ होता है, तना होता है। ठीक है, और क्या होती है, पत्तियां होती हैं, फूल फल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन सभी के अंग होते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन 3 है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सिंपल है, जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं। ये तो आपको पता ही है। ये प्रक्रिया पत्तियों में होती है जहाँ पत्तियों सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज के ऑक्सीजन बनाती है। इस तरीके से वो अपना भोजन, पूरा प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों की वृद्धि में जल का महत्व क्या है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जल पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पौधे की वृद्धि होती है तो जल का बहुत बड़ा योगदान होता है। पौधों के पोषक तत्वों अवशोषण के में मदद करता है। यह प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। जल के बिना पौधों का जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जल के बिना पौधे क्या, हम भी मर जाएंगे। ठीक है, तो जल इसलिए जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। 5, पौधों को खाद क्यों दी जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पौधों को खाद क्यों जाती है, जिससे कि क्या हो जाए, पोषक तत्व तो अपना रुके ना, उनका पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व मिलाए जाते हैं और जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग होते हैं। ठीक है, इसलिए खाद डाली जाती है इनके लिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 था, पौधे किन किन वातावरण के कारकों पर निर्भर करते हैं। यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे प्रकाश हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। ठीक है, तो इन सब की लाइन आप पढ़ लेना। और इसी के साथ मिट्टी भी हो गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डंके की चोट पे बोलो ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्या स्टार भी मार्क कर लो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। आज के बाद कभी डाउट नहीं रहने वाला इस टॉपिक के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, मैं वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में डिट्टो आएंगे तो आएंगे, ठीक है। बस अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, वीडियो देख लो, आप काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम से पहले, ठीक है। पौधे की रक्षा के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? सिंपल है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, जंगलों की अंधाधुंध कटाई से रोकना चाहिए, पौधों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। उन्हें उचित मात्रा में जल भी देना चाहिए, ठीक है, और अतिचारण को रोकना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों के बिना जीवन की क्या कल्पना है? भाई पौधों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। पौधे हमें फ्रूट देते हैं, बिना जीवन, पौधों के बिना जीवन तो बिल्कुल ही असंभव है, ठीक है। क्योंकि पौधों में वातावरण ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, तो हम भी नहीं होंगे। भोजन का आधार भी होते हैं और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे कि हम भी संतुलन बने रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में इनके आंसर भी मैंने आपको दे रखे हैं। सभी पौधे एक जैसे क्यों नहीं होते? सिंपल है भाई, सभी पौधे, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते तो पौधे कहाँ से एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी पौधे अलग अलग होते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता अलग होती है, वातावरण अलग होता है, जीवन शैली अलग अलग होती है, ठीक है। सभी लोग सभी मतलब देखा होगा कि जब कुछ पौधे होते हैं जो अलग मिट्टी में, कोई काले मिट्टी में होते हैं, ठीक है, कोई रेड सोइल होती है, ब्लैक सोइल, अलग अलग मिट्टी भी होती है, ठीक है। जबकि कुछ अधिक पानी की आवश्यकता रखते हैं, कुछ कम पानी की आवश्यकता, उनके आकार, रंग, संरचना सभी अलग होती है। सिंपल है, ठीक है। जैसे इंसान को कंपेयर किया जा सकता है, इसी से पौधों को भी इसलिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। क्या? पौधों को जानने से जुड़े कुछ और सवाल है, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, क्या? सजीव तथा उनका परिवेश, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा आपसे कि सजीव यानी कि सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। तो वृद्धि कर सकते हैं सजीव। सजीव सिंपल है कि वो व्यक्ति, सजीव का मतलब वो जो सांस लेते हैं, जिनमें जान होती है, ठीक है, और जो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं सजीव। और निर्जीव होते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती, वो सांस नहीं ले सकते, कोई भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल वही चीज़ इसके अंदर भी लिखी है, वृद्धि कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते। स्वचालित गति कर सकते हैं, ये स्वचालित गति नहीं कर सकते, यानी कि जैसे कोई चेयर है, हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग चल सकते हैं, जानवर चल सकते हैं अपने आप, लेकिन कोई चेयर है, वस्तु है, कोई तो अपने आप वो चल सकती, अपने आप थोड़ी चल सकती है, मूव नहीं कर सकती। श्वसन करते हैं, श्वसन नहीं कर सकते, मतलब सांस ले सकते हैं, ठीक है, और ये सांस नहीं ले सकते। भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते। प्रजनन होता है, इनका प्रजनन नहीं होता, ठीक है। अनुकूल क्षमता होती है, इनके अनुकूल क्षमता नहीं होती है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। प्रिपेयर करके जाना अच्छे से, ठीक है। पर्यावरण यानी कि परिवेश क्या होता है? पर्यावरण वह समस्त भौतिक एवं जैविक कारक का समूह है जो किसी जीव को प्रभावित करता है। इसमें जल, वायु, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु आदि शामिल होते हैं, ये सभी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं परिवेश, यानी कि पर्यावरण भी बोल सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। जब मैंने बोला स्टार मार्क कर लो तो यानी कि क्वेश्चन आएगा। पारिस्थितिक तंत्र जीवों को उनके वातावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं एवं जटिल तंत्र, यानी कि कठोर, एक थोड़ा डिफिकल्ट एक सिस्टम है जिसमें जीवों के बीच भोजन, ऊर्जा, पोषक तत्वों का प्रभाव होता है, यानी कि प्रवाह होता है, फ्लो होता है इनके बीच में, ठीक है। इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सजीव के महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो भाई, मार्क कर लो क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले सजीव के लक्षण क्या होते हैं? वृद्धि करना, विकास करना, श्वसन करना, भोजन ग्रहण करना, ठीक है, अनुक्रिया, कोई भी रिएक्शन करना, ठीक है। और क्या होता है? प्रजनन करना। प्रजनन मतलब कि जो होते हैं बच्चे पैदा कर सकते हैं ये लोग, ठीक है, जैसे जीव जंतु हो गए, ठीक है। और विसर्जन करना है ना, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना शरीर से, गति करना, स्वचालन करना, तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इसके पॉइंट है, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं किसी भी सजीव के? जैविक तथा अजैविक घटक क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। चलिए, जैविक घटक क्या होते हैं? वही सिंपल है, वे घटक जो जैसे कि पेड़ पौधे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जैविक जो जान होती है जो सांस ले सकते हैं। अजैविक घटक जैसे जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, मृदा, कुर्सी, चेयर, ये सब क्या होती है? अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। पौधे एवं जानवरों में क्या अंतर है?
तो पौधे स्वयं भोजन बना सकते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं जानवर, ये स्थिर होते हैं, ये चलने फिरने में सक्षम होते हैं, ठीक है। श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन ये भी लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेम ये भी प्रोसेस इसी प्रकार से करते हैं। पॉइंट थोड़ा उल्टा हो गया है, क्या करना है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं तभी तो हम ले पाते हैं, और हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें ये ठीक लाइन लिखी, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनिश्चित वृद्धि करते हैं, ठीक है, ये निश्चित आकार में बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सजीवों के लिए अनुकूल क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो ये शब्द होना चाहिए, अनुकूल होता क्या है। तो अनुकूल वह होता है, वह सजीव जिसमें अपने हिसाब से अपने जीवन को उस चीज़ में ढाल लेता है। जैसे कि जैसे किसी इंसान के लिए अनुकूल होता है, वो सर्दियों में भी ईजिली रह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है गर्मी, तो गर्मी के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, तो उसी को बोलते हैं अनुकूल, यानी अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना। तो इसमें क्या, सजीवों के लिए अनुकूलन आवश्यक क्यों है, क्योंकि वह उन्हें पर्यावरण में जीवित रहने के लिए, बदलते परिवेश के अनुसार खुद को ढालने के लिए भी, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया, वही है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, इसको तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यानी कि ऊपर पढ़ लेना, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, हो सकता है। पारिस्थितिक संतुलन क्या है, तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, संतुलन पूछा वहाँ पे, पारिस्थितिक तंत्र पूछा था। पारिस्थितिक संतुलन वह इससे इसका मतलब ये होता है कि जैविक अजैविक घटकों के बीच में संतुलन बनाए रखना, जिससे सभी जीवों का जीवन संभव हो सके, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक संतुलन। इकोसिस्टम बैलेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। जैव विविधता क्या होती है, सिंपल, ठीक है, ये भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। जैव विविधता का अर्थ है क्या, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीवों की अलग अलग प्रजातियां होती है, ठीक है, उसी को जैव विविधता बोलते हैं। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे चारों ओर वायु से क्या क्वेश्चन आता है। वायु सिंपली क्या होती है। वायु एक अदृश्य मिश्रण है जो कई गैसों से मिलकर बनी है, हमारे चारों ओर एक चादर की तरह होती है, आवरण रूप से पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायु समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये याद रखना, 78% नाइट्रोजन होती है और ये 21% होती है, और बाकी जो बची अदर गैसेस होती है लगभग 1% होते हैं, जिसमें शामिल ये भी होता है, ये भी अलग अलग गैस होती है, जैसे ऑर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसमें 1% पे आ जाती है, ठीक है। तो टोटल 100% हो जाता है। इसी के साथ ऑक्सीजन का गैस का महत्व क्या है भाई, सिंपल है, जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, श्वसन क्रिया में उपयोग किया जाता है, जिससे जीवन और ऊर्जा दोनों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का क्या अर्थ है, ठीक है, यानी नाइट्रोजन गैस का क्या काम होता है, नाइट्रोजन गैस क्या करती है। तो नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक होती है और तत्वों में उपलब्ध कराने में मदद करती है, ठीक है। जो अभी तत्व एलिमेंट है उसको मिलने में आसानी होती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलन बनाए रखती है। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए आवश्यक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका वो मुख्य भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन खत्म। वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल चारों ओर एक फैली हुई एक परत है, एक वायु की चादर है, जो हम सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, जो जीवन संभव बनाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु के क्या क्या गुण होते हैं। तो वायु के क्या क्या गुण होते हैं। वायु अदृश्य होती है, जब वायु का रंग ना कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है, ठीक है। तो इसके पूछ लगता है, ठीक है। वायु की दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में फैली होती है, वायु का भार होता है, वायु स्थान भी घेरती है, ठीक है। यार चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। हवा में जलवाष्प का महत्व क्या है, तो भाई जलवाष्प आपको पता ही होगा, हवा में उपस्थित जलवाष्प वर्षा में लाने में मदद करता है और जल चक्र को बनाए रखता है, ठीक है। जलवाष्प वही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखा होगा कि नदी समुद्रों में पानी इकट्ठा होता है और फिर क्या होता है, जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो पानी गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है, फिर बादल बन जाता है और वापिस से वही बादल क्या होता है, जब भारी हो जाते हैं तो बारिश होने लग जाती है। तो जलवाष्प का मतलब क्या होता है, जो पर्यावरण में पानी उपस्थित होता है वो गैस के रूप में जब ऊपर उड़ जाता है, उसी को बोलते हैं जलवाष्प, ठीक है। सिंपल है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हवा प्रदूषित कैसे होती है, सिंपल है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से, उद्योगों से निकलने वाली गैसेस और कचरा जलाने से, ठीक है, कचरा जलाने से और ज्वालामुखी विस्फोट में धूल भरी आंधी, इनसे भी हमारा क्या होता है, वो होता है वायु प्रदूषण। अब भाई सिंपल इसका उल्टा पूछ लिया, वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो सकती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन होती है,
जलवायु में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ओजोन परत में क्षति आ जाती है, ओजोन परत, पेड़ पौधे वन्य जीव नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उन लोगों पे, ठीक है। इस तरीके से वायु प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, अधिक अधिक से पेड़ लगा के, वाहनों के कारखानों के धुएं से उन पे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ऊर्जा के स्रोतों को, ठीक है, उपयोग किया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। पोल्यूशन वाली चीज़ें को कम उपयोग किया जाए। प्लास्टिक और कचरा जलाने से बचना, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना, यानी ठीक है। इसके बाद कहते हैं हवा का दबाव क्या होता है, ठीक है। हवा का दबाव क्या होता है, हवा का भार होता है वह जिससे धरती पर एक दबाव डालती है, वायु दाब कहते हैं इसको। वायु दाब मौसम में बदलाव लाने में मदद करता है, ठीक है। तो वायु दाब क्या होता है समझ गए आप। वायु की गति को क्या कहते हैं, जब वायु तेज होती है तो इसे हवा कहते हैं या पवन, विंड कहते हैं, है ना, पवन कहते हैं। जब वायु की ये बहुत हवाओं को आंधी या तूफान भी कहते हैं, जब तेज तेज हवाएं चलने जाती है तो उनको आंधी या तूफान या सुनामी भी बोलने लग जाते हैं। इस प्रकार से जलवाष्प और वर्षा के बीच में क्या संबंध है, यानी कि क्या अंतर हो सकता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती है और ये जब अधिक मात्रा में होती है तो संघनित होकर वर्षा के रूप में गिर जाती है, ठीक है। यही सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हवा को किन किन प्रयोगों में उपयोग किया जाता है, तो हवा का उपयोग सांस लेने के लिए, पवन चक्कियों में बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है, और ये जलयानों और वायुयानों को संचालन के लिए, ठीक है। और क्या होता है परागकण प्रक्रिया में, ठीक है। परागकण क्या होता है, इसके अंदर होता है पुष्प, देखा होगा उसके अंदर परागकण होता है, यहाँ पे उसी को बोलते हैं, ठीक है। और मौसम को नियंत्रित करने के लिए, यानी मौसम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट था और इस वीडियो का पर्पस दोस्तों यही था कि एग्जाम से एक दिन पहले अगर जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है ठीक तरीके से तो उनको कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दिए जाए कि वो अच्छे मार्क्स लेके आ सके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो का पर्पस यही था। अब वीडियो को लास्ट पूरा देखना और आपके क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ के देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो दी है, ठीक है, 20 से 25 मिनट की जस्ट वीडियो है और उसको आप अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम से 1 से 2 बार पहले पढ़ के जाना, आपको आपके जो मार्क्स है वो जरूर से जरूर बढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को गुड लक, ठीक है। एग्जाम अच्छा जाए तो कमेंट में आगे जरूर बताना, ठीक है, क्वेश्चन आए या नहीं आए, ठीक है, आएंगे जरूर।